ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो हमारा पहला जो स्लाइड आपको दिख रहा है, इस स्लाइड में आपको 4 चैप्टर्स का नाम दिख रहा होगा। आईएससी बोर्ड वाले बच्चे जरा मुझे मैसेज करें कि कितने लोग आईएससी बोर्ड के बच्चे बोर्ड के हैं। सभी लोग अपना आईएससी नाम केवल आईएससी लिखकर भेजेंगे, सीबीएसई वाले बच्चे कुछ भी नहीं सेंड करेंगे। ओके, 3 4 5 6 7 9। गुड। चलो, जितने भी बच्चे आईएससी के हैं, गुड। और जितने बच्चे सीबीएसई के, सीबीएसई में मैंने मुझे एक बच्चे ने फोन किया आज कि सर कौन सी बुक प्रेफर करी जाए। तो बेटा देखो, मैं तो मैं बुक रीड करने के लिए कि आप कोई चीज रीड करो, थ्योरी रीड करो, थ्योरी के लिए मैं कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए। आप सिंपल मेरा जो बुकलेट है जितनी थ्योरी उसमें दी गई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं अभी समझ में आता है, जस्ट डायरेक्टली आस्क टू मी। बिकॉज अगर आप अपना 1 घंटा वहां इन्वेस्ट करोगे, 1 घंटे में शायद आपका एक टॉपिक क्लियर हो, वही टॉपिक आपका यहाँ पर मुश्किल से 5 से 10 मिनट में क्लियर हो सकता है। ठीक है। सो सेव योर टाइम, रीडिंग से बचो, क्योंकि उसी के लिए आप कोचिंग कर रहे हो यार। रीडिंग से बचने का जो टाइम जो बच रहा है उसको कहाँ पर इस्तेमाल करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, है ना। जैसे मान लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से जैसे मान लो चैप्टर पढ़ चुके हो, चैप्टर 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बुक में कौन से दिए गए उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो। ठीक है। तो अगर आपको कोई बुक लेनी भी है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की बात मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम आइडिया ले लीजिए, एग्जाम आइडिया। ठीक है। या फिर अगर आपको फिर भी लेने का अगर मन है रेफरेंस के तौर पे, तो आप एसएल ले सकते हो, उसमें सिस्टमेटिक दिया गया है, एसएल अरोरा। ठीक है, तो ये 2 बुक आप ले सकते हो, इसका आपको हेल्प मिलेगा। बाकी आईएससी बोर्ड के बच्चे के लिए आप नूतन फॉलो करो बेटा एकदम बढ़िया से। और 10 ईयर या 20 ईयर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं दैट यू कैन परचेज। फाइन। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आज के सेशन में जल्दी से। हम लोग आज हम लोग थोड़ा फास्ट भी रहेंगे, है ना। तो कनेक्ट करते रहना बेटा सभी लोग। चलो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी जो सीबीएसई बोर्ड के 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, 2 चैप्टर हमारे आते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात हम लोग यहाँ पर कितने चैप्टर में करते हैं बेटा, 4 चैप्टर में करते हैं। जैसे चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पर देखो जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर 2 का नाम क्या है, गॉस थ्योरम। ठीक है। ये दोनों चैप्टर किससे डील करता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये 2 चीजें यहाँ पर हो गई। और ये जो कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ पर हो गया। तो ये मिला जुला के, और कैपेसिटर आपका एक अलग टॉपिक हो गया। तो टोटल ये 4 चैप्टर इस तरीके से होते हैं। मैंने कैसे आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं। सबसे पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने चार्ज के बारे में पढ़ाया, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। फिर उस चार्ज से मैंने रिलेट कर दिया किसको, चार्ज से रिलेट किया कि चार्ज से आप फोर्स कैसे पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 1 में फोर्स मिल जाता है बेटा आप लोगों को। उसी से आपको मैंने रिलेट कर दिया क्या, फील्ड कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फोर्स, फील्ड, और यहीं से हम लोग फिर कहाँ पर चले गए बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये हमने एक साथ निकाल लिया। किसकी वजह से, पहले पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा, फिर हमने किसकी वजह से पढ़ा बेटा, डाइपोल की वजह से पढ़ा, फिर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। ठीक है। ये मैं एक बार आपको बस रिवाइज कराना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब जब यहाँ के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्या सिलेबस आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, बहुत छोटा है ना। चलो, जैसे इस सिलेबस की बात कर लेते हैं, हमारा चैप्टर 1 का। तो यहाँ पर क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। चार्जेस में क्या क्या है, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, लीनियर चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन बेसिकली होता है। और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इसी में आ जाएगा। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। और यहाँ पर हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल टॉर्क यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहीं से जैसे आप फ्री होगे, आपको क्या फिर पढ़ा दिया जाएगा, आप तीसरे चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा क्या पढ़ने के लिए, सेम टॉपिक पढ़ने के लिए, डाइपोल को ही, लेकिन कैसे, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना है, डाइपोल और सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ निकालना आपको सीखना पड़ता है। तो वही चीज फिर से यहाँ पर आपको अगले चैप्टर थर्ड में देखने को मिलती है। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस यहीं पर आगे फिर कंटिन्यू किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये पूरी चीजें इस चैप्टर 3 में दिखाए गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर, हम लोग चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर 2 में आपको क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखा जाए चैप्टर 2, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट्स एप्लीकेशन फील्ड में। और कौन कौन से एप्लीकेशन है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से एप्लीकेशन है, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, स्पेशली शेल की बात करी गई है, यानी कि यहाँ पर इंसुलेटेड स्फेयर की बात नहीं की गई है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 क्या क्या कंसिस्ट करता है, आपको ये मैंने बता दिया। आज का जो हमारा मेन मोटिव है और हमारा जो उद्देश्य है, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर करना, विद इट्स न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ी थोड़ी चीजों को कनेक्ट करते हुए। अगला यानी कि कल के लिए जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा बेटा, कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पर पोटेंशियल, इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, आज की क्लास में इसे कवर करेंगे। सभी को क्लियर हो गया ना बेटा, आईएससी बोर्ड के बच्चे, बोलो भाई। अब देखो इसको, कहानी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, क्या आता है, देखो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी आती है। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कैन यू सी दिस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पार्ट ए, दिस पोर्शन ए, अभी दिख रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं, क्या यहाँ पर हमें चार्ज के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करनी है, कूलम्स लॉ की बात करनी है, दिस इज व्हाट कूलम्स लॉ। फोर्थ पोर्शन क्या है, सुपरपोजिशन। थर्ड और अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज। तो इन चार टॉपिक को हम लोग एक बार सबसे पहले कवर करते हैं, क्या है ये चारों टॉपिक, ठीक। सबसे पहली चीज जब बात करती है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार चार्ज क्या होता है। तो पहली चीज तो, अगर कोई चार्ज है तो चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस एन इंटू ई के बिहाफ पे, है ना। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। मतलब कोई भी एक बॉडी चार्ज बॉडी तब कहलाती है जब इसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हो। इतनी बातें हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस होगा, इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो, इफ डेफिसिट इलेक्ट्रॉन की है तो वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो चीजें हमें समझ में आती हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला इसमें जो आपके यहाँ मेंशन किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का बहुत सीधा सा मीनिंग ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम इफ देयर आर टू और थ्री बॉडीज वॉट एवर, द नेट चार्ज ऑन द बॉडीज, टोटल चार्ज यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू नेट हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे इनके आपस में चार्ज भले ही क्या हो जाए, एक्सचेंज ही क्यों ना हो जाए, बट ओवरऑल इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। बस आप कनेक्ट करते हुए चलोगे। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल होता है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन का। द पेयर प्रोडक्शन सेज इफ अ हाई एनर्जी गामा फोटोन इंटरैक्ट विद अ न्यूक्लियस, है ना, इट प्रोड्यूसेस टू पार्टिकल्स, दैट इज पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। जिससे कि हमें यहां देखने को मिल रहा है कि द नेट चार्ज इनिशियली इज अगेन जीरो,
और अगर बाद में हम लोग पेयर प्रोड्यूस होने के बाद देखें तब भी यहाँ पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें एक जगह और इस्तेमाल करने को मिलता है। सपोज वी हैव टू स्फीयर्स एंड बोथ आर आइडेंटिकल, इट हैज सम चार्ज q, इट हैज सम चार्ज समथिंग, कुछ भी मान लो, +4q मान लेते हैं। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने पर हमें पता चलता है क्या कि अब A और B पर जो चार्जेस आएंगे वो इन दोनों के सम यानी कि +q और +4q के सम का हाफ होगा, यानी कि दैट विल बी +5/2q एंड +5q/2। बोलो बात समझ में आया? इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये चीज ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा होगा तुम सभी लोगों को, क्यों? क्योंकि आपने इनिशियली केवल इस बारे में नहीं पढ़ा था, अब तुम्हें पता चल गया क्या कि अगर यही कैपेसिटर होते, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, अगर ये ए है स्फीयर जिसका रेडियस कितना है बेटा r1, और ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r2, इस पर इनिशियल चार्ज q1, इस पर इनिशियल चार्ज q2 है, और दोनों को कनेक्ट करके फिर से अब सेपरेट कर लिया जाए, तो चार्ज जो q1 डैश होता है वो क्या हो जाता है बेटा, r1/r1 + r2 इंटू सम ऑफ चार्जेस q1 + q2। याद है बेटा ये चीज, है ना? ऐसे q2 डैश की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है r2/r1 + r2। जस्ट अ सेकेंड बेटा, हाँ अब बोलो। बेटा देखो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो मास का कंजर्वेशन, किसी भी रेडियो एक्टिव एग्जाम्पल अगर है आपका, तो वहां पर क्या होता है, मास कंजर्वेशन केवल और केवल टोटल इनिशियल मास इज इक्वल टू टोटल फाइनल मास से नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज आइंस्टाइन इक्वेशन सेज E इज इक्वल टू mc², मींस देयर आर some mass which can be converted into energy or energy can be converted into mass. We will deal with in detail when we will talk about the nuclear physics. Okay? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास इक्विवेलेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, एज इफ नाउ यू कैन गो विद दिस एक्सप्लेनेशन ओनली। नाउ अगर आपसे कोई पेयर एनहिलेशन पूछता है तो दिस इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस, कि यहाँ पर ये जो दोनों मास प्रोड्यूस हुए हैं इनसे क्या हो जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, यहाँ भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बस उसके अलावा ये दो पेयर प्रोडक्शन होते हैं। और एनहिलेशन की बात करी जाए तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, टू गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए तो मैं उनका केवल नाम दूंगा, जैसे कि एडिटिविटी, ये बस ये शो करता है क्या कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा और क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ये शो करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो E ± E से के ही मल्टीपल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया था कि कैसे हम लोग अगर पाई मेसॉन का कॉन्सेप्ट जो है, जो सब एंटी पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उसके बारे में बात किया गया है, तो उसमें जैसे +2/3 ई के बराबर चार्ज, +1/3 ई के बराबर चार्ज, है ना, इसको बोला गया। तो इसको पॉजिटिव पाई मेसॉन बोला गया, नेगेटिव पाई मेसॉन बोला गया। तो इस तरीके से एक चार्ज कैसे बनाया जाता है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। फिलहाल अभी आपको इस लेवल पे क्या मान के आपको चलना है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, जो इससे छोटा कोई भी पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा जब आता है वो क्या आता है, बेसिकली कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ क्या कहता है भाई? कूलम्स लॉ कहता है कि इफ देयर आर टू चार्जेस separated by some distances, now one more thing, if there are 2 point charges, again इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। इसीलिए पूछा जाता है बताओ ये सेंट्रल फोर्स है कि नहीं है, तो यस दिस इज अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, so it is actually talking about the point charges. If there are 2 point charges separated by some distance, है ना, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा होता है। और
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक Q1 है और यहाँ पर प्लस Q2 है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इनका जो रिपल्शन होगा यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब Q1 Q2 को उसी फोर्स से रिपेल करेगा जिससे Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा ना, विल यू प्लीज गिव मी अ सेकेंड। नाउ यू कैन सी दिस। तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यहाँ पर जो कूलम्स लॉ कहता है, COULOMBS, कूलम्स लॉ, ये कहता है क्या कि इनके बीच लगने वाला ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, अगेन मैं फिर से बात कर रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस Q1 Q2 एंड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, दैट इज 1/4 pi epsilon naught, and this force is actually known as the magnitude of force when both charges are placed in air or there is no other medium। ठीक है, बट अगर इसी चार्ज को हमने क्या कर दिया, किसी मीडियम में रख दिया, दैट विल बिकम 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स एक्टिंग इन एयर। आई एम नॉट गोइंग इन मोर डिटेल, आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हमने बताई थी क्या, कि जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है, क्या कि इन दोनों चार्जेस के बीच अगर कोई मीडियम आ जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाए बेटा, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाए, तो उतना ही फोर्स लगाने के लिए एयर में उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। तो डिस्टेंस इन एयर इज, फोर्स डिक्रीज हो जाता है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, तो 1/√k टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन दैट मीडियम। बोलो ये बात समझ में आया, ये भी चीज हमने बता रखी है। यहाँ पर एक और हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस एनालिसिस से हमने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ किए थे, जहां पर हमने देखा था कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए 1/r² और फोर्स के बीच में, तो ये जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप जो होता है वो चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और θ1 और θ2 अगर देखा जाए, और इनका जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो भी डिपेंड करता है चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन पर। अट्रैक्शन फोर्स है तो इस फोर्स को हम लोग जनरली नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर आप ऊपर भी रिप्रेजेंट करके अट्रैक्शन और रिपल्शन आप मेंशन कर देते हो तो देयर विल बी नो इश्यूज। ओके, ये बातें हम लोगों ने करी थी किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बेसिक फंडे के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर कूलम्स लॉ का हमने F@1 ड्यू टू 2 का वेक्टर फॉर्म जब लिखा था, तो वहां मुझे पता चल गया था क्या, कि 1/4 pi epsilon naught, है ना, Q1 Q2 अपॉन r³, याद रखेंगे इस चीज को, r³, और F1 माइनस F2 है तो r1 माइनस r2 कर लिया था, याद है। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है, अगर ऐसे ही F21 निकालना हो तो F21 इज द माइनस ऑफ F12। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अगेन अ वेक्टर फॉर्म, एंड वेन एवर यू आर अप्लाइंग अ वेक्टर फॉर्म देन यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विद साइन। व्हाई, बिकॉज मैंने बताया था कि अगर वेक्टर का कोई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो आप साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे, स्केलर का कोई स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी यूज द, या सिंपल याद रखो क्या, सारे चार्ज हम लोग विद साइन इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट जहां मैग्नीट्यूड केवल ना निकालना हो वेक्टर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। नाउ जब कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया और हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना सीखा, उसके बाद हमने क्या सीखा था बेटा, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम इज ऑल अबाउट द नेट, finding the net force acting on a particular charge due to different charges when there are more than two forces are acted on a body। किसी एक बॉडी पर दो से ज्यादा चार्ज अगर काम कर रहा होगा तो ऐसे केस में हमें ये करना होगा। तो देखो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, लेट्स सी। क्या आपको ग्रीन पेन, ग्रीन दिख जाता है क्लर, विजिबल है ग्रीन? चलो, तो हम लोग जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन की, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है भाई, कहता है कि
किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर या किसी भी एक पॉइंट पर अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल F1 काम कर रहा हो, F2 काम कर रहा हो, F3 काम कर रहा हो, सो हाउ विल यू गेट द नेट वैल्यू? तो द नेट वैल्यू ऑफ फोर्स वी कैन फाइंड आउट बाई एडिंग all the quantities or all the vector quantities in वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ही उनको ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि अगर मेरे पास केवल और केवल दो वेक्टर है तो उनका नेट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। क्या? यू कैन जस्ट अप्लाई द ट्रायंगल लॉ, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, है ना? और tan फाई निकालने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाता है? tan फाई कि F1 के साथ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। आई एम यूजिंग A एंड B, मतलब मुझे जो फॉर्मूला याद है, आपको जिसमें याद कराया था वो A एंड B के फॉर्म में था। क्लियर? बोल भाई। बट इन केस मोर देन टू फोर्सेस आर देयर, मोर देन टू फोर्सेस, ठीक है, तो यू हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, मोर देन टू अगर है, यू हैव टू ऑप्शंस। ईदर यू कैन गो फॉर ऑल द फोर्सेस F1 F2 एंड F3 इन आई कैप, जे कैप एंड के कैप, सिंपली सबको ऐड कर दो, आई कैप, जे कैप, के कैप को। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिजॉल्व ऑल द वेक्टर, है ना? यू विल फाइंड आउट F horizontal, F vertical, and then you will get F net, that is under root F horizontal square plus F vertical square। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा सबको? कैन यू कनेक्ट और नॉट? बताओ, है ना? तो आपने इस चीज को कनेक्ट कर लिया, इस चीज को समझ में आ गया आपको। लास्ट पॉइंट जिसको हम समझना चाहते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस। ठीक है, ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि हम लोग अगर कंटिन्यूअस चार्ज ना बोलकर हम यहाँ पर बोल दें क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, है ना? उसकी कहानी अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो देखो क्या होगा। जैसे हमें पता है एक तो पॉइंट चार्ज होता है, मैं बताने वाला नहीं हूँ। दूसरा क्या होता है बेटा? डाइपोल होता है। तो डाइपोल के बारे में थोड़ा सा मैं जरूर बता दूंगा। डाइपोल इज द सेट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड विद सम डिस्टेंस। ठीक है, सपोज वन इज प्लस क्यू, अनदर इज माइनस क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है जिसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। एंड द डाइपोल मोमेंट हैज अ वैल्यू 2L क्यू। मतलब क्या होता है? इनके बीच की दूरी 2L है और इनका क्यू, दूरी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है जनरली। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉन्टिन्यूअस चार्ज के बारे में। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज का मतलब ये होता है कि वेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी एंड दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी, है ना, according to its shape, तो that kind of distribution of charge is known as continuous charge। अब continuous charge according to the shape we can divide the continuous charge in three types। the first is linear charge, है ना? क्या बोल सकते हैं हम लोग? linear charge। Whenever we will talk about linear charge, it means if you have given a charge plus q or minus q to a length of wire of length L, है ना, and which has a very small or very, you can say, negligible thickness, so in that case the charge is distributed over the surface, over the length। तो total charge upon total length अगर हम divide करते हैं, this gives us the linear charge density। This is called linear charge density, and from this concept we can get the value of dq by dl। dq by dl is the concept of a small charge that we can take from this length, and that small charge can be considered as a point charge। Hence whenever we can find out the value of point charge, तो point charge की वजह से जो फॉर्मूला है F is equals to
के का मतलब 1/4πε0, क्यू तो डी क्यू इंटू किसी दूसरे चार्ज क्यू पर फोर्स लगाना है अपॉन आर स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है फॉर ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So we can just get the value of dq from here. Okay. Second is surface charge distribution. That is called surface charge distribution. जब हम surface की बात करते हैं तो whenever we provide a charge to a surface having negligible thickness, so the charge is distributed over the surface, and this distribution called surface charge distribution. In this case, the total charge is distributed over area, hence this ratio of charge and area is known as charge density. That is equals to, you can take a small charge dq over a small area, and this helps us to find out the electric field potential or electric force due to a very small charge on the surface of the material. Okay. And the last one is, third is, that is called volume charge distribution. According to its name, when we will provide a charge or embedded a charge, when embed a charge over the volume of any insulating material. Why insulating material? Because the charge is going to be fixed over volume. Otherwise, the charge will automatically come onto the surface, and that will be called as a सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या मेरे इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया बेटा आप सभी लोगों को? बोलो. So this is called volume charge distribution, and we can just say the total charge is distributed over volume, that is called rho, and that is a dq by dt. I think this is all about electric charge. Chapter 1 part 1 सब समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक बार इसको जरा देख लो सभी लोग, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. मुझे टोटल इसको पूरा लिखने में मैक्स टू मैक्स अगर देखो तो 30 मिनट का टाइम लगा है ना. और इस 30 मिनट का जो मैंने यूटिलाइजेशन किया, अगर तुम इसी तरीके से रिवाइज कर लो तो तुम्हें अपने चैप्टर को रिवाइज करने में हमेशा 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. And that will help you always to revise the chapter to solve the numericals. और जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलती रहेगी. ठीक है, बोलिए सर. लीनियर चार्ज का मतलब हुआ बेटा, अगर किसी भी, हमने मान लो मेरे पास एक बहुत पतला सा वायर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वायर, ठीक है, एंड आई हैव गिवन, दिस इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, एंड आई हैव गिवन अ चार्ज क्यू ऑन द लेंथ, ऑन द टू द कंडक्टर. तो वो क्या होगा, चार्ज इसके पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि ये कंडक्टर है, चार्ज कैन कंडक्ट थ्रू आउट द लेंथ, तो पूरे लेंथ पर क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो चूंकि टोटल चार्ज पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. समझ आई बात बेटा? चलें आगे बढ़े. हाँ जी. बेटा फिजिक्स में ये सवाल पूछना बड़ा बहुत मतलब अजीब है, बहुत गलत है. कभी भी क्वेश्चन मत पूछो ये कि डेरिवेशन हमें याद करनी है. बेटा फिजिक्स इज ऑल, द कंप्लीट फिजिक्स इज डेरिवेशन. बहुत सिंपल सी बात है, ये याद रखना, फिजिक्स पूरा डेरिवेशन ही है. और स्पेशली अगर आप फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत जरूरी है. और डेरिवेशन जितने हमने कराए हैं वो नेसेसरी डेरिवेशन है ना. बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन हैं जो हम लोग नहीं करते हैं. ओके. तो 3 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन बेस्ड ही होते हैं. अभी मैं एक चीज और मैंने सोचा है अभी तुम लोगों के साथ करने के लिए, वो ये कि हम लोग तो क्लासेस कर ही रहे हैं, बट आई विल गिव यू वन क्वेश्चन डेली. केवल एक क्वेश्चन दूंगा जो बहुत बढ़िया सवाल होगा, जो किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो जेई या नीट में ऑलरेडी आ चुका होगा, और बढ़िया सवाल होगा. एक दिन में एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन, दैट विल बी योर टास्क. वेन एवर यू गेट फ्री,
जस्ट सिट विद द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो इससे तुम्हारी हैबिट अच्छी डेवलप होगी, क्योंकि तुम लोग यार देखो, इस समय बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है, केवल तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। और पढ़ाई जो बच्चा रेगुलर कर रहा है वो बहुत अच्छा कर सकता है इस साल आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट फ्रॉम यू गाइज। चलो मूव करते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ electric field is what? It is the measurement of force per unit charge. What we can just write the definition? Force per unit charge. याद है? F upon Q। ये चार्ज कौन सा होता है? जिस पर फोर्स लग रहा होता है। और फोर्स कौन लगाता है? सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। ये बात बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का यहाँ कॉन्सेप्ट है पहला। क्या दिख पा रहा है बेटा तुम लोगों को? हाँ, देखो चार यहाँ पर मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। पहला बॉक्स में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तीसरे में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फील्ड। और चौथे में टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ये तीनों बातें हम लोगों ने यहाँ पर करनी है। चलो वन बाय वन करते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पहले पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली कि F अपॉन Q। पॉइंट चार्ज को हमने क्या माना यहाँ पर? दिस इज सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज एंड दिस इज आल्सो नोन एज द सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज इज, लेट दिस इज Q, and due to this source charge at some distance r, if we want to find out the electric field intensity, मतलब कि how intense the force will be applied on a charge when there will be a charge, when there will be a charge placed, है ना? तो उसी का मेजरमेंट क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो हमारा मोटिव क्या है कि हमारे पास कौन सा चार्ज होना चाहिए? ये चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस चार्ज at this point you will have the electric field, and the value of that electric field, how will you calculate? So let's suppose I have placed a plus q naught charge. This plus q naught charge is known as, क्या बोला जाता है इसको बेटा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज नोन एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट charge. This positive test charge will experience a force due to this source charge. If this source charge is positive, then it will repel. If it is negative, then it will attract. Okay, अभी उस पर हम नहीं जाते हैं, हमने इसको पॉजिटिव लिया है. So how much force will be experienced by that positive test charge? That will be written as 1 by 4 pi epsilon naught q naught upon r square. When this q naught will be sent to this side, so you can just say the electric field will be F upon q naught, and its magnitude will be how much? K q by r square. Now further I will use small k, and the value of that small k you already know, that is 9 into 10 to the power 9. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सभी को समझ आ रहा है बात? ये पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यू कैन जस्ट से के क्यू अपॉन आर क्यूब। वाई दिस आर क्यूब? बिकॉज आर क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? देख, ये पॉइंट है क्या? सोर्स चार्ज का। और ये पॉइंट है क्या? जहां पर आपको फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग F21 में क्या करते थे? F2 माइनस F1 करते थे। तो इसका पॉइंट माइनस इसका पॉइंट, यानी कि आर पी माइनस आर ओ, या आर पी माइनस आर एस भी बोल सकते हो। पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ओ इज द पॉइंट वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड। ओके, एंड फिर से ये वेक्टर फॉर्म आ गया, तो वेन एवर यू विल यूज दिस फॉर्मूला, you have to put the value of charge q with its sign.
क्यों ऐसा रखा जाता है? क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ जाएगा द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट। अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सो इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि अवे होगा। एट एनी पॉइंट यू विल गेट अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, so you will get the electric field has a direction into this. Why the direction of electric field towards the negative charge? Because the universally true, the direction of electric field is always taken along the motion of positive test charge. Motion of positive टेस्ट चार्ज। क्लियर है बात? तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द पार्ट 1। द सेकेंड पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इफ समवन आस्क व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पूरी डेफिनेशन कभी याद नहीं रखनी है। एग्जाम में अगर आपके कीवर्ड सही हैं, आपका डेफिनेशन बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो पहली चीज क्या, दे आर रियल और वर्चुअल लाइंस। तो आपको याद होगा दे आर इमेजिनरी लाइंस। जब भी हम बात करेंगे ई एफ एल्स की, तो ई एफ एल्स आर दोज लाइंस विच are which represents the direction of electric field as well as strength, दोनों चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। तो EFLs are those imaginary lines, they are imaginary lines, I am just writing the keywords only, imaginary lines जो क्या करती हैं बेटा, represents the direction and magnitude, both direction and magnitude, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका रिप्रेजेंट करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसका एक और डेफिनेशन होता है क्या, इट इज द लोकस ऑफ व्हाट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या होता है ये, लोकस होता है। दिस इज द लोकस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। भाई जिस पाथ पर ये मोशन करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसी को अगर हम ड्रॉ कर लें तो दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ देयर आर सम properties of these lines. What are the properties of these lines? The first of all, they can never intersect. तो पहली चीज, they can never intersect। रीजन आप लोगों को पता है, नहीं भी पता तो अब अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। intersect। द सेकेंड पॉइंट कौन बताएगा मुझे, they always start from positive or originate from positive charge and terminate at negative charge। I'm just symbolically I'm representing symbolically only, है ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नेवर इंटरसेक्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तीसरी बात, दे विल ऑलवेज हाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी सरफेस के हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तीसरा, दे कैन नेवर, है ना, नेवर हैव अ सडन जंप, मीन्स दे आर कंटिन्यूअस। शार्प कॉर्नर एंड दे विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इफ दे आर, है ना, समवेयर दे आर क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर ये रेयरर होती है वहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ए इज बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है, इसके अलावा एक और कोई प्रॉपर्टी मुझे बता देगा कि अगर कोई भी फील्ड है तो किसी पॉइंट, हाँ वो तो यहीं पर होगा कि अगर वो पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो नेगेटिव पर, किसी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग निकालते हैं। इसके अलावा अगर कोई और एक दो टॉपिक छूट रहा होगा तो यू कैन जस्ट रिवाइज, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड, हाँ बेटा आयुषी क्या बोल रही हो,
Ayushi, do you have any problem? Okay, okay, fine. Now, moving on the next part, that is called इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फील्ड। जब ये फील्ड की बात करता है तो ये कह रहा है भाई देख यहाँ तूने पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाला, अब जरा तू यहाँ मुझे बता कि डाइपोल की वजह से फील्ड कैसे निकालेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट द डाइपोल। तो आपको मैंने पीछे भी डाइपोल बता रखा है, यहाँ भी डाइपोल आपको बता देता हूँ। द डाइपोल is nothing but the arrangement, the system of 2 point charges, है ना। और उन पॉइंट चार्जेस का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो q और उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर द डाइपोल, बट यू हैव टू राइट द डायमेंशन, द वेक्टर फॉर्म ऑफ डाइपोल, है ना। कभी भी डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक। जैसे ये नेगेटिव, ये ए है और ये बी है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन होगा, यानी कि बी से ए की तरफ, तो ओ ए माइनस ओ बी। तो हमेशा याद रखेंगे क्या, क्यू आर पॉजिटिव माइनस आर नेगेटिव, याद रहेगा बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया क्या आपको डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मुझे निकालनी है। कहाँ कहाँ पर, दो कंडीशंस है हमारी। पहली कंडीशन है क्या, हमारा पहला कंडीशन है एक्सियल, और दूसरा कंडीशन है हमारा क्या, इक्वेटोरियल। एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, या फिर आपका जनरल कंडीशन हो, तीनों की बात कर लेंगे हम लोग। इक्वेटोरियल जनरल कंडीशन मैंने बता दिया है कि नहीं बता दिया बेटा आप लोगों को क्लास में, बताया तो था यार मैंने। चलो, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, देखो माइनस क्यू, और यहाँ पर ये क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। सो डेफिनेटली द डाइपोल मोमेंट हैज द डायरेक्शन लाइक दिस, दिस इज द सेंटर। और यहाँ से अगर हमें कोई जनरल पॉइंट पोजीशन वेक्टर आर है जहां पर मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कि ये एंगल अगर थीटा है बेटा, ठीक, तो ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है। इसका अगर हम दो कंपोनेंट निकाल लें, एक इधर और एक इधर, ठीक है। मैं जनरल कंडीशन बता रहा हूँ, बाकी सब तो तुम्हें आता है। तो इस P का एक कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, P cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ठीक है। इस P sin थीटा के लिए ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या रख लेते हैं हम लोग, कैपिटल P। इस P पॉइंट इस वाले के लिए, P sin थीटा के लिए जरा ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री पर है ना, तो दिस पॉइंट विल बिहेव लाइक व्हाट, एन इक्वेटोरियल पोजीशन, बोलो भाई। एंड इन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होती है, याद है, E2। और एक्सियल केस में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ओके। तो इसलिए इस पॉइंट पर अगर आपको कभी नेट निकालना हो तो आप ऐसे निकालोगे, E1 और E2 का रिजल्टेंट, ओके। और E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी, तो E2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, याद रखेंगे, K P अपॉन आर क्यूब, याद है, इक्वेटोरियल पोजीशन में के पी अपॉन आर क्यूब। और चूंकि P की जगह क्या है बेटा, P sin थीटा है, सो यू विल जस्ट राइट P sin थीटा हेयर। एंड E1 क्या लिखोगे बेटा, दैट इज 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये तो मैंने एक साथ जनरल लिख दिया। आपको नेट निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, दो 90 डिग्री पर वेक्टर है तो आपको उसको नेट निकालने आना चाहिए, ठीक है। बट हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल की जब बात करते हैं, केवल प्योर प्योर, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर देख, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यहाँ से इधर जाके इस पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे जो कि होगा क्या, इस डायरेक्शन में ई नेगेटिव, और पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ई पॉजिटिव, ठीक है। तो ई नेट जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है एक्सियल में, इन दोनों का डिफरेंस। और जब आप इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो दिस इज द लाइन दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पर माइनस क्यू होता है और यहाँ पर प्लस क्यू होता है। तो इससे जब आर दूरी पर आप फील्ड निकालते हैं, ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाता है, ई इक्वेटोरियल,
याद है? सभी लोगों को याद हो गया बेटा ये चीज? बोल भाई। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड टॉर्क ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर कितना टॉर्क लग रहा है, इसकी कहानी को हम लोग जरा अब पढ़ते हैं। वेट अ सेकंड बेटा, एक्सक्यूज मी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल। और सिंपल जो मैंने पढ़ाया था वो क्या बोला था बेटा? अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे फेंक दिया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फील्ड क्या होगा, उसको वो रोटेट करेगा, क्या करेगा, ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, दो केस में। एक पढ़ा था क्या, जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया और जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया। बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। व्हाई? बिकॉज इन योर कोर्स देयर इज ओनली अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, and in this uniform electric field if a dipole is placed something like this, so in this case when the electric field is has the same direction to the electric dipole, that is p vector, है ना, तो ऐसे केस को क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि p एंड ई वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं ऐसे केस में? पैरेलल वेक्टर होते हैं। बट अगर ये एंटी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फाइन, कोई बात नहीं होती है। ऐसे केस में इस पर इधर फोर्स लग रहा होता है और इस पर इधर फोर्स लग रहा होता है, और ये सब इक्विलिब्रियम पोजीशन चल रही होती है। लेकिन जब इसी को हम लोग किसी एंगल थीटा से मान लो यहाँ से रोटेट करा दिया, ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। कितना रोटेट कराया? थीटा। सो इन दिस केस दिस फोर्स Q into E will act in this direction, while the force minus Q into E or Q into E will act in opposite direction. These two forces combinedly called couple of forces because they are equal, they are opposite and they are acting at two different point, है ना? जब ये दो different point पर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल ऑफ फोर्स बोला जाता है, और ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। द रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज दे विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। द वैल्यू ऑफ दैट टॉर्क इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस multiplied by one of the force, that is q into e multiplied by 2l sin theta. ठीक है, theta is this given, so simply we can say torque is equals to 2l into q, that is e sin theta, okay, or simply we can just write torque is equals to pe sin theta. This is the magnitude of this torque. While if we want to write the vector form of the torque, so that is p cross e. Always remember this is p cross e. Okay, so इस चैप्टर में आपने फोर्स पढ़ा, फील्ड पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, डाइपोल पढ़ा। देयर आर 4 वेक्टर क्वांटिटीज दैट यू हैव गिवन इन दिस चैप्टर, एंड हम लोगों ने सारे वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा, उनका मैग्नीट्यूड फॉर्म भी पढ़ा। वेन एवर वी विल यूज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, तब हम चार्ज को कभी उनके सिंबल के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब भी आप वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो चार्ज को विद सिंबल इस्तेमाल करिए, आपके लिए आसान होगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात सभी को? कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ओके, बढ़िया। अब देखो ये तो हमने इसकी बात कर ली। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब ये 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये सारी कहानियां हैं। मैं नोट में यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ जो मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। वो क्या है कि अगर इसको इस थीटा पर से छोड़ दिया जाए तो दिस विल परफॉर्म एन एस एच एम, द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन विल have a time period that is that can be calculated by the restoring torque. तो restoring torque की वैल्यू कितनी होगी? जितनी ये टॉर्क लग रहा है, तो that restoring torque will be what? Restoring torque tau is equals to minus pe
और साइन थीटा की जगह हम लोग केवल थीटा इस्तेमाल कर लेंगे। इसके जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई इंटू अल्फा, दैट इज माइनस पी इंटू ई इंटू थीटा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाती है क्या, माइनस पी इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा, एंड दिस पी ई अपॉन आई इज इक्वल टू के अपॉन एम एक्चुअली होता है, आप याद करो ऐसे। या फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, सीधे इसको ओमेगा से कंपेयर कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई बात बेटा। So this omega square must have a value that is PE upon I. This is a very important formula. Okay. So for this chapter, there are basically two parts. The chapter 1 has two parts, that is electric field and electric charge. This was the electric charge. Okay. And this is the electric field. समझ आ गई बात बेटा? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। The next point is the Gauss law. ठीक है, गॉस लॉ में बहुत ज्यादा हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। गॉस लॉ की कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज मीन्स इफ देयर इज an electric field in this direction while a surface area has this direction, this is the surface area. Okay, it means the surface area vector will have the perpendicular to the surface, it has a direction perpendicular to the surface, while the electric field has this direction. So the angle theta between them, the angle between them is theta. So simply the flux also can be written as E A cos theta. Okay, और इस फ्लक्स के फॉर्मूले से हमें फ्लक्स दो तरीके का मिलता है, एक एंटरिंग फ्लक्स और एक आउटिंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, और आउटिंग फ्लक्स जो होता है उसे क्या हम लोग लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और मैं इसके बारे में और डीप में नहीं जा रहा हूं। समझ आ रही बात ये, बोलो। ये तो हो गया किसी ओपन सरफेस एरिया से फ्लक्स निकालने की कहानी। जब कभी भी अगर आपको फ्लक्स निकालना है एंड फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस एरिया, देन यू नीड टू इंटीग्रेट E dot dA over the closed surface, and that surface leads to its complete lateral surface area will be associated with the complete lateral surface area. You can say that is lateral surface area. Okay, so this is also called the differential or integral form of what, your electric flux. समझ आ गई बात? Now if we have given the electric field in some direction, this is a very important question that I am going to discuss in this part only, कि अगर हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया जाता है ना, और आपसे कभी भी फ्लक्स पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ surface area. Okay, so in this case, if this is a closed surface, overall closed surface, and this is uniform, this is constant, है ना, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, आपको पता है नेट फ्लक्स निकालने पर क्या आता था बेटा, जीरो आता था। बट कहानी में ट्विस्ट तब आ जाती है जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर दी जाती है, कुछ वेरिएबल दे दी जाती है। ठीक है, तो दैट वेरिएबल एक्चुअली varies with distance, means you will get a different electric field here and different electric field here. The area is same but the electric field are different, hence the flux will be different, and due to the difference of flux you will get some net flux, that is phi 1 plus phi 2, whatever it, whether it is positive or negative, जो भी मिलेगा आप इसे ऐड कर लोगे। So this is a key point to solve the questions related to the flux, and बहुत सारे questions flux से related पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है क्या, कि जब हम किसी क्लोज सरफेस की बात करते हैं
तो गॉस साहब ने अपना एक लॉ दिया, एक थ्योरम दिया, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने कहा क्या कि अगर हमारे पास क्या, गॉस लॉ, इन्होंने कहा क्या, द नेट फ्लक्स associated with any closed surface, okay, E dot dA is always 1 by epsilon naught times what total charge consisted or inside that lateral or that closed surface। किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा उसके अंदर आने वाले जितने भी टोटल चार्ज हैं उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। बेटा ये स्टेटमेंट है, रट लेना बिल्कुल, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रटना हो रट सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट, वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट। इसका डेरिवेशन बहुत कम पूछा गया है, बट अगर आपसे कोई कभी पूछे डेरिवेशन तो इट्स वेरी सिंपल डेरिवेशन, आपको पता है। व्हाट विल यू डू, यू विल डू जस्ट, you will just find out the electric flux from this formula. When you will try to find out the electric flux from this formula, automatically you will get to the value q inside upon epsilon naught. What is the meaning of q inside upon epsilon naught? And what is the meaning of Gaussian surface? Suppose this is a closed surface. There is a plus 2q charge here, minus q charge here, and some charge is outside. ठीक है? So whenever we will talk about the net flux coming out or going in to the surface, it depends on what, the net charge inside. If the net charge inside is positive, it means the net flux is coming out from the surface. If net charge inside is negative, it means the flux is coming into the surface. बोलो बात समझ में आ रही बात बेटा? So the flux phi will be what? The net flux phi will be q inside. What is the q inside? Plus 2q minus q. Only we will deal with the inner charge, and that is divided by epsilon naught. It means q by epsilon naught. Okay, this is the basic funda. Now इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा? क्वेश्चंस बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पर तो हम आएंगे ही आएंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखने होते हैं। कभी भी अगर नेट फ्लक्स जीरो है, इसका केवल और केवल एक मीनिंग होता है कि क्यू नेट इनसाइड जीरो है। इसका एक स्पेशल केस हो सकता है क्या, कि अंदर कोई चार्ज हो ही ना, लेकिन हमेशा कोई चार्ज हो ही ना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर अंदर यहां पर एक और माइनस क्यू चार्ज होता तो देयर आर 3 चार्जेस इनसाइड द सरफेस, बट द net charge inside the surface is 0. In that case also the net flux passing through the surface will be 0. Clear है बात? Now, if there is net flux is 0, it means इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of this? इसका सीधा सा मतलब हुआ क्या? Total flux coming in or entering into the part is equals to total flux coming out from the surface. है ना? दोनों क्या है? इक्वल है और ऑपोजिट है, तो सिंपली वी कैन जस्ट से phi e is equals to minus phi naught. इस पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा भी था। द क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन कि ये जो है ये एक क्या है, सेमी स्फेरिकल शेल है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पास हो रही है। दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल शेल, ठीक है, सेमी स्फेरिकल शेल। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोच, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि गॉसियन सरफेस जब भी आप बनाइएगा, कभी भी गॉसियन सरफेस बनाइएगा, दैट विल बी सिमेट्रिकल, दैट शुड बी सिमेट्रिकल। ऐसा जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल ही हो, लेकिन सिमेट्रिकल होगा तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्या, कि आप उसे क्या कर सकते हो, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम बता सकते हो। ओके, यहाँ पर ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि कभी भी अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है और उसके अंदर कोई कैविटी है, ठीक है,
एंड ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, कंडक्टिंग मटेरियल से भरा पड़ा है ना। कंडक्टिंग मटेरियल से अगर ये पूरा पार्ट भरा हुआ है और इसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है, मान लो प्लस क्यू, तो इसका सीधा सा मतलब है क्या, ऑल द चार्जेस विल बी ऑन इट्स सरफेस, नो चार्ज विल बी इनसाइड, है ना। सो if you are drawing any Gaussian surface here, okay, so there is no charge inside, hence inside this part, in this region, there will be no electric field, okay। इसीलिए किसी भी कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जस्ट आउटसाइड, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q नहीं होता है बेटा, सिग्मा होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर एप्लीकेशन, जैसा कि आपको बोला गया था एक क्वेश्चन, डब्बे वाला क्वेश्चन, डब्बा मतलब समझ रहे हो, दिस इज व्हाट, अ cube and there is a charge inside the cube at its center, and if someone asks you what is the net flux passing through this surface, you can just say, sir, q upon epsilon naught ka 1 by 6 times, okay, because this total flux can be divided into 6 symmetrical surfaces, okay, but अगर इसको सिमेट्रिकली नहीं बनाओगे तो यू कैन नॉट मैन्युअली डिवाइड द टोटल फ्लक्स। आर यू गेटिंग दिस? बोलो बेटा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं क्या, कि बताओ कि हमारे पास यहां पर एक पॉजिटिव कंडक्टर है, ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द अप्रोच, और ये कहां से जा रहा है, पास हो रहा है बेटा, ये किसी क्यूब के, है ना, जस्ट सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा बन सकता है बेटा, इस तरीके से क्यूब बन सकता है। ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा क्या, कि अगर इस क्यूब की जो टोटल दूरी लेंथ है वो 2a हो, और इसके यहां से, है ना, यहां से ये दूरी कितनी a हो, और आपसे कोई पूछे बता यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा हो क्या, कि देयर इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, एंड देयर इज an area something like this, its length is 2a, its width is 2a, while its distance from this is a only, ठीक है। So you can decide कि yes, this is the part of what, this cube, और cuboid we can draw, है ना, क्यूबॉइड, लेकिन कैसा होना चाहिए बेटा, जिसका दो साइड तो बराबर हुई हो, अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो क्यूबॉइड में हम सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। आई विल गिव वन गुड क्वेश्चन इन एट द लास्ट, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रॉ करेंगे वो क्या करेंगे, सिमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। विल गो फॉर द क्वेश्चंस आल्सो। Okay, now we will talk about the application. The application number one is due to a positive और नेगेटिव यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज, और कितनी दूरी पर बेटा निकालना है आपको, x डिस्टेंस पर निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 2k लैम्डा अपॉन x, आई थिंक यही आता है, यस। So this is the value of electric field. How will we find out the value? We will draw a cylinder around this, ठीक है, एंड इस सिलेंडर पर यहां से फ्लक्स निकालेंगे, यहां से फ्लक्स निकालेंगे, और यहां से फ्लक्स निकालेंगे, और फाइनली हमें क्या करना होगा, फ्लक्स पहले निकालिए और इक्वेट कर दीजिए आई इनसाइड एप्सिलॉन नॉट के। एप्लीकेशन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो इट इज व्हाट, द शीट, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें तो हम लोग इनसाइड निकालते हैं, ऑन निकालते हैं, आउटसाइड निकालते हैं। इनसाइड वी विल गेट अ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस वी विल गेट अ
electric field just like the total charge is concentrated at its center, that is kq upon capital R square. Capital R is the radius of the sphere. While when we will get outside, we will get the same formula, that is kq upon small r square. ठीक है? So these are the three applications of Gauss law which is mentioned in your syllabus. Okay? So this is all about chapter 1 and chapter 2 जो कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है. समझ आ गई बात सभी लोगों को? उसके अंदर होगा बेटा, तो वेन एवर यू विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस यू विल गेट नो चार्ज इनसाइड. व्हाई? बिकॉज ऑल द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. ओके. हम्म. बिल्कुल इफेक्ट करेगा बेटा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट नहीं करेगा. मतलब तुम ये मुझसे पूछना चाह रहे हो शायद कि सर इफ दिस इज अ कंडक्टर, बहुत गंदा बना है, डोंट वरी, आई विल ड्रॉ गुड स्फेयर. देखो ये स्फेयर है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मेड अप ऑफ सॉलिड. दिस इज अ सॉलिड स्फेयर. Okay, and whenever you will give some charge to this solid sphere, you will get what? You will get the total charges distributed over its surface. Fine, no issues. हमने क्या कर दिया इसमें, एक बीच में कैविटी कर दी, लाइक ऐसे ऐसे कैविटी कर दी. ओके. और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया. फाइन. अब देखो, जब भी तुम अंदर प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो देयर विल बी अ charge induced inside. Okay, and how much charge will induce? That is minus q. Because ये बहुत क्या है, बहुत बड़ा है. मतलब बड़ा होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है, जस्ट यहाँ देखो, तो इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं होगा. ठीक. तो यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ से नेट फ्लक्स इससे कितना पास होना चाहिए, तो यार जब यहाँ पर, जरा तुम मुझे बताओ कि ये है किसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर, तो क्या वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं. बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मटेरियल है, जैसे यहाँ पर ये पूरा पूरा क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और उस कंडक्टिंग मटेरियल में कोई फ्री नेट चार्ज है ही नहीं. अच्छा, तो यहाँ पर फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लक्स भी जीरो होना. फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, जबकि इसके अंदर टोटल चार्ज भी क्या होना चाहिए, जीरो. क्यू इनसाइड भी क्या होना चाहिए, जीरो. इसका मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो पक्की बात है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा ही करेगा. बोलो बात समझ में आई? तभी तो जीरो होगा. ना 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 बेटा, ये चीज मत करना बिल्कुल. जैसे ये है, तुमने कहा सर मैं माइनस क्यों यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर कितना हुआ बेटा, केवल और केवल माइनस, सॉरी प्लस ये इंड्यूस कर दिया. ठीक. यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. व्हेन वी विल टॉक व्हेन वी विल टॉक अबाउट कैविटी. ठीक है. यहां पर जो है देखो, इससे क्या नेट फ्लक्स पास होगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, जीरो. अभी 10 मिनट में. अब देखो, अगर तुमने ये कहा क्या कि सर यहाँ पर ये सिचुएशन है कि मैंने कैविटी यहाँ बनाई, मतलब क्या हुआ कि सर इनिशियली दिस वाज समथिंग लाइक दिस, मतलब सब कुछ ऐसा था, ऐसा. एंड द टोटल चार्ज वाज व्हाट, सी. यहाँ पर टोटल चार्ज क्या था, प्लस क्यू था. ओके. अब तुमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज ले आए, माइनस क्यू रखा. ठीक है. नाउ व्हाट मस्ट बी द टोटल चार्ज, this must be the total charge inside this Gaussian surface. Okay. अब तुम देखो, जब यहाँ नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस क्यू. ठीक है. तो इसके जस्ट अदर सरफेस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा. मतलब द टोटल चार्ज विल बी यहाँ पर आउटर सरफेस पर प्लस क्यू माइनस क्यू. इस वाले इनर सरफेस पे कितना होगा, प्लस क्यू. और अंदर पॉइंट चार्ज कितना है, माइनस क्यू.
Now when you will add the total charge, that will again q minus q. Are you getting this? नहीं, देखो हम अलग अलग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, कि जैसे देखो तुम यहाँ पर अगर हो या यहाँ पर हो, किसी भी पॉइंट पर हो, और उस पॉइंट पर तुम्हें फील्ड निकालने की बात हो, तो मैं उस फील्ड की बात कर रहा हूँ कि ये जो फील्ड है, ये दो वजहों से तुम्हें जीरो, मतलब एक तो यहाँ पर फील्ड जीरो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है बताओ? कंडक्टर है इसलिए। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्लस क्यू जो अभी ऑटोमेटिक लिख दिया ना, ये कैसे लिखा ये समझने के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो यहाँ पर तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज ना होके एक्स चार्ज डेवलप हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड यू इवन डोंट नो अबाउट द पोलैरिटी ऑफ चार्ज, तो अंदर टोटल चार्ज क्या है? माइनस क्यू और प्लस एक्स। बोल भाई, दैट मस्ट बी जीरो, इट मींस एक्स मस्ट बी इक्वल टू प्लस क्यू। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली यूज टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। ओके, अब तुमने पूछा था कि सर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो भैया देखो बाहर तुम यहाँ फील्ड निकालोगे ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज द नेट चार्ज इनसाइड इज स्टिल कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज एन इंडक्शन, और इंडक्शन की वजह से भी क्या होगा, वो एक इंटरनल प्रोसेस है। समझ गए? कहां पर? देखो बेटा, अब जैसे मान लो तुमसे ये कहना चाह रहे हो सर, देखो मान लो ये शेल है, ठीक है, ये माइनस क्यू तुमने रखा, और ये कैविटी है, ठीक। अब तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो कि सर यहाँ पर फील्ड क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, तुम पूछना चाह रहे हो सर यहाँ पर फील्ड क्या होगा, और तुम पूछना चाह रहे हो सर यहाँ पर फील्ड क्या होगा। चलो ये तीन पॉइंट ले लेते हैं ना। सो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर, कि यार यहाँ पर इस सरफेस पर कितना चार्ज आ गया, इनर वाले पार्ट पर, इस वाले पर प्लस क्यू आ गया है। बोल भाई, यहाँ पर कितना चार्ज आ गया है? प्लस क्यू पहले से था और माइनस क्यू और आ गया है। क्लियर? अब जब तुम बात किस पॉइंट के बारे में कर रहे हो, जब पॉइंट ए के बारे में बात करो, यू विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस समथिंग लाइक दिस, एंड यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कुछ हमने मान लिया ई मान लिया, तो ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, और कितनी दूरी का, कितने रेडियस का सरफेस ड्रॉ किया है, आर रेडियस का, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यहां पर फील्ड क्या होगा? जीरो। और यहां पर फील्ड क्या होगा? तो वहां पर फील्ड क्या होगा, क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, बात समझ में आया? सिंपल। ओके, सब समझ गए भाई? चलो यार, तो ये हो गया क्या हमारा गॉस थ्योरम की कहानी। अब देखो यहाँ पर मैंने इस वाले एक्सरसाइज में, मतलब इस वाले पीडीएफ में जो आज मैं भेजूंगा, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, और इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन देखे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं करवाया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं किया है? जस्ट सी, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों को एक इंसुलेटेड थ्रेड से तुमने हैंग किया, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपेल हुए, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ। बोल भाई। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा भले ना करवाया हो, अलग अलग कराया, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पर कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। ये कंडक्टर है, क्या ये हमेशा 90 डिग्री पर है? नहीं, गलत है। क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं। क्या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा सकता है? जा सकता है, लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड लूप बना रही है, दे कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। बोलो यार, क्या ये सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं? नाउ, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में मैंने नहीं दे रखा है?
द 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर देयर, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, क्या ये एक्सियल कंडीशन नहीं है, क्या ये इक्वेटोरियल कंडीशन नहीं है, बोलो भाई ना। इसके तो मैंने सारे केसेस करा रखे हैं, क्या कि इफ देयर आर टू चार्ज ए एंड बी एंड बोथ आर फिक्स्ड, अगर ये दोनों फिक्स्ड है उस कंडीशन में दूसरी कहानी बनेगी, और तब इन तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना, तो यहां पर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, ऑपोजिट चार्ज। इन करण और अर्जुन को बुलाने के लिए क्या होना चाहिए, मां होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर ये भी करण है और ये अर्जुन है, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने की कहानी भी मैंने बताई है। इवन अगर ये दोनों फिक्स्ड हैं तो इस पर, यहां पर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों चार्ज रखा जा सकता है। ओके, ये कहानी देख लो, थ्री चार्जेस, एक प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, और यहां -2 क्यू है। क्या ये क्वेश्चन तुमने नहीं किया था, इवन इससे ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोगों ने किया था, कैसे, -2 क्यू प्लस क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट, बोलो यार समझ में आई बात। देन फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ H2O, हेलो, है कि नहीं है। ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, H पार्शियली पॉजिटिव, H पार्शियली पॉजिटिव, बोले यार। नाउ ये क्वेश्चन कि बता कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑल द पॉसिबल केसेस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ आर सेम, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, व्हेन द डायरेक्शन ऑपोजिट, ये सारी बातें करी है ना हम लोगों ने। दिस इज द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हेन देयर इज अ मास m, तो वेट mg, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगना चाहिए q इंटू ई, दोनों को बैलेंस करा दे। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, बोलो। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये जैसा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, देख के तुम्हें डरा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ है नहीं। कह रहा बता इस O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तुझे, बता। A पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा यार, इस तरफ, A की वजह से, ये उसका 4 टाइम्स है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ E, ये हो जाएगा, बोल। ये +2 क्यू है, ये भी +2 क्यू है, तो जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये है E, ये है 4E, तो नेट कितना आएगा बेटा, 3E आएगा, बोल। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, एंड चाहे CBSE का बच्चा हो चाहे ISC का बच्चा हो, यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स हियर, है ना। बस इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम तुम्हें 2 आवर का टाइम लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा मत देना, आपके एग्जाम्स भी हैं और आपका MOT भी है, तो प्लीज MOT को भी फोकस करिएगा और इसे भी करिएगा, ठीक है। चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, दैट इज क्यू इनसाइड इक्वल टू 0, ठीक। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एनी डाउट, बोलो भाई। हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लेकिन जो तुम्हारे बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करा है वो बेसिक सुपरपोजिशन मेथड को इस्तेमाल करके प्रिस्क्राइब किया है, सो ट्राई टू सॉल्व अकॉर्डिंगली, है ना। तुम्हारे पास नॉलेज है, बढ़िया है, सभी लोगों को मैंने बताया है, बेटा तुम समझ पा रहे हो क्या ये बात कर रहा है बेटा, जो E2 निकाला था तुमने, के P/R³ cos थीटा, है ना, सॉरी सॉरी ये साइन था ना, हाँ ये साइन था, दिस वाज साइन थीटा,
तो कह रहा है थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो इक्वेटोरियल वाला आ जाएगा। बट दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, है ना। डोंट यूज दिस फॉर्मूला ऑल द टाइम, बिकॉज जो ये फॉर्मूला एक्चुअली आता है वो क्या आता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। पी अपॉन या पी आर अपॉन आर क्यूब कुछ ऐसे आता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो ये फॉर्मूले से इसको हम लाते हैं, तो इसलिए आप कभी भी इससे डेरिवेशन ना करेंगे, ठीक है बेटा। ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है तो। ओके, क्या सभी लोग प्रेजेंट हैं आज मेरी क्लास में? 30 बच्चे हो गए यहाँ पे। चलो, किसी को और कोई डाउट हो तो बता दो, वरना जल्दी से मुझे अटेंडेंस दे दो एंड यू मे लीव। हाँ, एक चीज और मुझे बताओ भाई, कल की जो क्लास है, कल दिन में कभी भी क्लास ले सकता हूँ ना तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, सुबह 9 बजे वाली दिक्कत है। 9 बजे से ले लूँ तुम्हारी क्लास, 9 से 10? नहीं, नहीं, शाम को क्लास लूंगा, 8 बजे के बाद मैं फ्री होऊंगा तब क्लास लूंगा। ठीक है, लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो भी ठीक, मैं मैसेज करवाऊंगा, क्योंकि कल का मैं शेड्यूल देख के ही बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज का जितना है वो मैंने करा दिया है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जल्दी से बताओ भाई अटेंडेंस। अभिषेक यादव, यार ये फ्राइडे है आज ना, हाँ। हाँ, अभिषेक यादव प्रेजेंट। हाँ, नेक्स्ट, अवसार, अफसार, अफान, अमान, अमन यादव, अमन यादव। ओके, अंशिता, अनुष्का सिंह, अनुष्का शर्मा, आर्यमान, आर्यमान। जिसकी आवाज ना आए बेटा टेक्स्ट भी कर सकता है। अथर्व स्वरूप, अथर्व सिंह, अविका सिंह, अविका, आयुषी यादव, पी, हाँ, आयुषी यादव 2, आयुष्मान सैनी, भव्य शुक्ला प्रेजेंट, दिव्यराज, हिला शुक्ला, फरहान, फरहान। आए तो थे भाई, तुम कहाँ गायब हो गए? गर्व श्रीवास्तव, हर्ष पांडे, जानवी, जीत मिश्रा, कशिश, कनिष्क बाजपेयी, कशिश एब्सेंट। कुशाग्र, बंद कर दो भाई। ए, ए, आशुतोष, बंद कर दो। हाँ, कशिश तिवारी, कुशाग्र,
मानस पांडे, मानस सिंह, मृदुल दीक्षित, मुस्कान पांडे, नितेश, पलक, पलक, पीहू रावत, राम पांडे, रोहित कुशवाहा, सचिन दीक्षित, सौम्या सुंद्रियाल, शौर्य प्रताप सिंह, शिवांगी यादव, सृष्टि यादव, सृष्टि, श्रुति, प्रेजेंट, श्रेयांश, सूरज वर्मा, स्वधा श्रीवास्तव, विजन श्रीवास्तव, ईशिता, प्रियांशी। ओके बेटा, थैंक यू क्लास। आज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करना, अभी बैठना, आधा घंटा लगेगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके सचिन, ठीक है, तुम बोलते नहीं हो भाई, मैसेज तुरंत ही कर दिया करो यार। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारे अटेंडेंस में। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ लगा हुआ है तुम्हारा आयुष यादव प्रेजेंट आज। नहीं नहीं, लगा दिया था मैंने। ओके बेटा, वेलकम। चलो यू मे लीव द क्लास नाउ। ओके बेटा, बाय बाय।